जय हिंद दोस्तों, यशस्वी यात्रा चैनल पर आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। बात करेंगे पहली न्यूज़ की। तिरुपति के जो प्रसिद्ध भगवान वेंकटेश्वर मंदिर में लड्डू प्रसादम तैयार करने में इस्तेमाल जो किए जाने वाला घी है, उसमें एनिमल फैट वसा की जो कथित मौजूदगी है, ये एक बहुत बड़े विवाद के रूप में बदल गई है और केंद्र सरकार ने इस पे जांच की मांग की है और आंध्र प्रदेश सरकार से इसकी रिपोर्ट मांगी है। यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा जी ने इस पूरे मामले पे एक रिपोर्ट मांगी है और चंद्रबाबू नायडू जो चीफ मिनिस्टर है आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि वो रिपोर्ट शेयर करेंगे और साथ ही साथ एक्शन लिया जाएगा एज पर जो फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड है उसके अकॉर्डिंग। तो इस पूरे मामले में पॉलिटिक्स होना चालू हो गया है, जिसमें नायडू गवर्नमेंट जो बेसिकली क्लेम कर रही है कि जो अर्लियर जो गवर्नमेंट थी जगनमोहन रेड्डी की, वो इस तरीके के चीज़ों में इंडल्ज करती थी और वाईएसआर गवर्नमेंट ने क्रॉस एलिगेशंस किए हैं और वाईएसआरसीपी ने क्रॉस एलिगेशंस किए हैं चंद्रबाबू नायडू गवर्नमेंट पे। इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं डिवोटीज के फेथ को काफ़ी चोट पहुंची है, उनके फेथ को काफ़ी हर्ट हुआ है। इस तरह का मामला जब सामने आता है या फिर एलिगेशंस लगते हैं तो जो सनातन धर्म के फॉलोअर्स हैं उनके विश्वास को बहुत गहरी चोट पहुंचती है। डेप्यूटी सीएम जो पवन कल्याण है, उन्होंने ऐसा एक मांग की है कि एक सनातन धर्म रक्षणा बोर्ड बनाया जाए जो टेम्पल अफेयर्स को पूरे देश में मैनेज करेंगे। तो इस तरह की पॉलिटिक्स, इस तरह की मांग डिमांड चल रही है इस पूरे मुद्दे के अंदर। और ये जो घी में मिलावट का जो ये मामला है, ये कहीं ना कहीं पॉलिटिकल लेवल पे काफ़ी तूल पकड़ चुका है। और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड एनडीडीबी के एक सेंटर फॉर एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइवस्टॉक एंड फूड जो काफ है, जो आनंद गुजरात में है, उसकी एक रिपोर्ट या लैब एनालिसिस रिपोर्ट की हम बात करें, उनके अकॉर्डिंग जो ये घी के सैंपल भेजे गए थे उसके अंदर फॉरेन फैट का प्रेजेंस मौजूद है। इस रिपोर्ट के हिसाब से जो एस वैल्यूज़ जो सैंपल की है, लिमिट्स के करस्पॉन्डिंग लिमिट्स से काफ़ी बाहर या बियॉन्ड फॉल करता है और जिसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि जो घी है उसके अंदर कोई फॉरेन फैट्स हैं, जैसे कि फ़िश ऑयल है या फिर बीफ टेलो है या फिर लार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं उस रिपोर्ट से भी ऐसा पाया गया है। पर इस पूरी लैब रिपोर्ट में एनडीडीबी ने एक कैविएट ज़रूर डाला है कि वो क्या सरकमस्टेंसेस थी या फिर जो सैंपल्स लिए गए हैं किस कंडीशन में, सरकमस्टेंसेस के अंदर बेसिकली, जैसे अगर काउज हैं उनका फीडिंग या अंडर फीडिंग था या ओवर फीडिंग था, जो उनको खिलाया गया खाना उसके अंदर कोई वेजिटेबल ऑयल रिच फूड था, फीड था, जो या फिर जो मिल्क लिया गया है वो कोलेस्ट्रम से है। तो ये कैविएट उसके अंदर ज़रूर डाला गया है। पर इस पूरे मामले के अंदर कहीं ना कहीं राजनीति पूरी हो रही है और डिवोटीज के फेथ के साथ में अच्छा खासा खिलवाड़ किया जा रहा है। अगली खबर की बात करेंगे तो अभी बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्ट्राइक डाउन कर दिया है सेंटर का जो अमेंडेड आईटी रूल्स है उसको। सो बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि नए आईटी रूल के हिसाब से, बेसिकली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स की हम बात कर रहे हैं, उसके हिसाब से सेंटर जो है कोई भी फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू जो है उसको इस्टेब्लिश कर सकता था, एम्पावर कर सकता था, आइडेंटिफाई करने के लिए कोई भी फेक, फॉल्स या मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है अबाउट द गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट की किसी भी संस्था के अगेंस्ट अगर कोई भी सोशल मीडिया पे इस तरह का फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है तो उसके लिए एक फैक्ट चेक यूनिट एफसीयू सेटअप कर सकता था। और अगर उस फैक्ट चेक यूनिट में वो इन्फॉर्मेशन या जो सोशल मीडिया पे न्यूज़ है उसको फॉल्स पाया जाता है तो उसको हटाने के लिए जो भी इंटरमीडिएट्स हैं जैसे कि फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, उनको बेसिकली फोर्स कर सकता था या उनको डायरेक्ट कर सकता था। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट जस्टिस चंदूरकर ने कहा कि जो नया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अमेंडमेंट रूल्स है ये वायलेट करता है आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वालिटी है, आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है एंड आर्टिकल 19(1)(g फ्रीडम एंड राइट टू प्रोफेशन जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें गारंटी करता है उसको वायलेट करता है, ऐसा कहना है हाई कोर्ट जस्टिस का। और साथ ही साथ इसमें एक और चीज़ था कि जो एक्सप्रेशन है कि फेक, फॉल्स एंड मिसलीडिंग है इन द रूल्स, ये बेसिकली वेग है, रॉन्ग भी है, बिकॉज इसको प्रॉपरली डिफाइन भी नहीं किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी जो है उन्होंने एक फैक्ट चेक यूनिट स्टैब्लिश किया था इन अप्रैल 2023 बाय अमेंडिंग द आईटी रूल्स। जो 2021 के आईटी रूल्स है उनको अमेंड करके ऐसा किया गया था। उसके बाद में उसके अपोजिशन में जो कुणाल कामरा है, स्टैंड अप आर्टिस्ट हैं और पॉलिटिकल सैटारिस्ट है बेसिकली, उनके साथ साथ एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया, न्यूज़ ब्रॉडकास्टर्स और डिजिटल एसोसिएशन वाले जितने भी लोग हैं उन्होंने थ्रू द इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन एक रिट पिटिशन फाइल की थी बॉम्बे हाई कोर्ट में
अगेंस्ट दी जो ये आईटी अमेंडमेंट रूल्स हैं उसके अगेंस्ट, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये जो रूल्स थे आईटी अमेंडमेंट रूल्स ये आर्बिट्रेरी थे, वायलेट करते थे फंडामेंटल राइट्स ऑफ स्पीच को एंड एक्सप्रेशन को। तो इसी रिट पिटिशन के अंदर बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये जस्टिस दिया है। नए आईटी रूल्स थे बेसिकली, उसमें गवर्नमेंट किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब वगैरह को फोर्स कर सकती थी टू रिमूव द कंटेंट रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट, अगर उनको लगता था कि फैक्ट चेक यूनिट ने उसको फेक, फॉल्स या फिर मिसलीडिंग पाया है। तो अब ऐसा गवर्नमेंट नहीं कर पाएगी। एक बड़ा क्रिटिसिज्म पूरे इस नए आईटी रूल्स का ये भी था कि जो एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और डिजिटल राइट्स ग्रुप का कहना था कि गवर्नमेंट जो है बेसिकली दैट शुड नेवर बी इन द फैक्ट चेकिंग बिजनेस। वो बेसिकली जॉब है इंडिपेंडेंट मीडिया और सिविल सोसाइटी का। और जो प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है जो ऑलरेडी गवर्नमेंट का एक बॉडी है, वो फ्लैग करता है कोई भी इन्फॉर्मेशन अबाउट द गवर्नमेंट अगर वो फेक है या मिसलीडिंग है, फॉल्स है, तो फिर ये इस तरह का एफसीयू फैक्ट चेक यूनिट का ज़रूरत कहाँ है। तो ये क्रिटिसिज्म था जिसके अगेंस्ट बेसिकली इस पूरे रिट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने बोला है कि अब वो उस अमेंडमेंट को खारिज किया जाता है। आगे बात करेंगे एडिटोरियल एनालिसिस की। तो ये एडिटोरियल इंडस वाटर ट्रीटी के ऊपर है। भारत एंड पाकिस्तान के बीच में जो अभी जिस तरह की स्थिति है इंडस वाटर ट्रीटी को लेके, उसके ऊपर एडिटर ने अपना ओपिनियन दिया है। इंडिया और पाकिस्तान को जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर कहीं ना कहीं जो कठोर रुख है उसको छोड़ने की आवश्यकता है, ऐसा एडिटर का मानना है। जनवरी 2023 के बाद से पाकिस्तान को ये चौथी मर्तबा भारत ने ये इस तरीके से नोटिस भेजा है और साथ ही साथ कॉल ऑफ कर दिया है सारी मीटिंग्स को, जो परमानेंट इंडस कमीशन या पीआईसी जो है उसकी सारी मीटिंग्स को, जब तक कि पाकिस्तान अग्री नहीं कर जाता कि वो टेबल पे आए और बात करे। हिस्टोरिकली हमने देखा है कि किस तरीके से इस पूरे वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट जो इंडस वाटर ट्रीटी है इसके अंदर इस तरह के डिस्प्यूट्स आते रहे हैं और इंडिया ने 2 इस तरह के डिस्प्यूट्स में बेसिकली जीत भी हासिल की थी, जिसमें एक बगलियार डैम प्रोजेक्ट 2007 के अंदर वाला डिस्प्यूट था और दूसरा था कि एलिगेशंस थे इंडिया के ऊपर कि जो पाकिस्तान का नीलम प्रोजेक्ट है उसमें इंटरफेरेंस कर रहा है। उसमें भी इंडिया ने जीत हासिल की थी इंटरनेशनल लेवल पे। और जो एक और मुद्दा है जो 2016 से पाकिस्तान ने इसको काफ़ी एस्केलेट किया है, जो किशन गंगा और रतले प्रोजेक्ट्स हैं बेसिकली, उस पे डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की कहीं ना कहीं कैसे प्रोसीड करें वो एक चीज़ है जो समझने की आवश्यकता है। और पाकिस्तान ने जो एक न्यूट्रल एक्सपर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का डिमांड किया था इन डिस्प्यूट्स के अंदर, उसमें भी अगर आप देखेंगे तो अभी पाकिस्तान ने उस चीज़ से बैक ऑफ कर लिया है और भारत ने बॉयकॉट कर दिया है जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का हेयरिंग है हेग में, वहाँ से। पाकिस्तान कहीं ना कहीं हमेशा कोल्ड रिस्पॉन्स देता रहा है इंडिया के जो नोटिसेस गए हैं रिगार्डिंग द रीनेगोशिएटिंग द ट्रीटी। तो इंडिया चाहता है कि ट्रीटी को रीनेगोशिएट करे, बट पाकिस्तान की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं है इस चीज़ को लेके। और अभी जिस तरह का सिचुएशन है जिसमें लीडर्स जो हैं बोथ साइड से रिटोरिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीचेस दे रहे हैं एक दूसरे के अगेंस्ट, और जिस तरीके से मोदी जी का स्टेटमेंट था 2016 में जो उरी में हमला हुआ था, जिसमें उन्होंने कहा था कि खून और पानी ये दोनों एक साथ नहीं बह सकते, तो उससे समझ में आता है कि सिचुएशन किस तरह की है दोनों देशों के बीच में। और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। अगर आप समझेंगे इंडिया पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशनशिप के बारे में, तो पूरे इस पीरियड में कहीं ना कहीं खराबी हुआ है। कोई पॉलिटिकल एंगेजमेंट नहीं है, कोई ट्रेड नहीं है। और अब तो 2021 का जो LOC सीज फायर है एग्रीमेंट है, उस पर भी कहीं ना कहीं खतरा मंडरा रहा है, बिकॉज की अटैक्स जो टेरर अटैक्स है वो बढ़ रहे हैं, इंडियन आर्मी पर्सनल्स उनकी शहादत हो रही है। तो इस पूरे सिचुएशन या सिनारियो में क्वेश्चन ये कि क्या ये पॉसिबल है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी टॉक्स है उस पर फिर से एक बार बात हो। तो अभी देखने वाली बात यह है कि जो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो एक बैठक होने वाली है अक्टूबर के अंदर, किस तरीके से भारत जो है वो पाकिस्तान के इस जो इन्विटेशन पे रिएक्ट करता है, क्या दोनों देश जो है वो कहीं ना कहीं इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करते हैं फॉर द टॉक्स ऑन द इंडस वाटर ट्रीटी, ये एक देखने वाली चीज़ रहेगी। और जिस तरह की अभी सिचुएशन है जहाँ क्लाइमेट चेंज और नीड है जो बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी की, हाइड्रो पावर की, तो उन सब सिचुएशंस में इंडस जो है, इंडस वाटर ट्रीटी बहुत ही क्रूशियल हो जाता है दोनों देशों के लिए। लेकिन जिस तरह के अभी सिचुएशंस हैं और संबंध है दोनों देशों के बीच में, उसमें इस ट्रीटी को बचा पाना, जिस तरह के डिस्प्यूट्स में अभी दोनों इंडिया एंड पाकिस्तान इन्वॉल्व हैं, उस सिचुएशन में इस ट्रीटी को बचा पाना अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले एडिटोरियल पे।
अ पिवट टू वॉच। जो यूएस का फेड रेट रिडक्शन हुआ है, इससे कहीं ना कहीं डेवलपिंग इकोनॉमीज को रिलीफ थोड़ा मिल सकता है। तो अभी रिसेंटली यूएस फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट को बेसिकली 50 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया, और ऐसा पिछले 4 साल में उन्होंने पहली बार किया है कि जब इंटरेस्ट रेट को उन्होंने लोअर किया है। तो इसके कुछ इम्प्लीकेशंस होंगे जो हमें समझना चाहिए। फेड चेयरमैन जो जेरोमी पॉवेल है, उनका ऐसा कहना है कि यूएस फेड ने अपने रेट्स, अभी इंटरेस्ट रेट्स कम किए हैं। उसका रीज़न है कि जो एम्प्लॉयमेंट या लेबर मार्केट है उसमें जो स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन किया जा सके, क्योंकि अभी जो ग्रोथ है वो मॉडरेट है और इन्फ्लेशन भी जो है वो सस्टेनेबली डाउन टू 2% है। और साथ ही साथ एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि 2024 के अंदर रेट कट जो है वो अनदर 25 बेसिस पॉइंट्स होना है। तो मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट को इंश्योर करने के लिए ये बेसिकली रेट कट उन्होंने किया है, बिकॉज इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। कोविड-19 की हम बात करें तो जब पेंडेमिक की वजह से प्राइसेस बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे थे, तो यूएस फेड को बेसिकली अपने ये रेट्स को बहुत हाई करना पड़ा था। टू टेम द इन्फ्लेशन दे हैड टू डू इट। नाउ द सिचुएशन इज़ बेटर, कंपेरेटिवली बेटर, एंड इन्फ्लेशन इज़ अंडर कंट्रोल। दैट्स वाई उन्होंने ऐसा किया है। अब यूएस सेंट्रल बैंक के इस तरह के डिसीजन से इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा अगर हम समझेंगे, तो यूएस डॉलर वॉज स्ट्रेंथनिंग अगेंस्ट मोस्ट ऑफ द करेंसीज ऑफ द इमर्जिंग मार्केट्स जब इंटरेस्ट रेट हाई थे, और स्ट्रॉन्ग यूएस डॉलर की वजह से कहीं ना कहीं डेट सर्विस का बर्डन और इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी हाई था इमर्जिंग जो मार्केट इकोनॉमीज़ हैं उनके ऊपर। और अभी जो ये फेड ईजिंग साइकिल हुआ है जिसमें 50 बेसिस पॉइंट का रिडक्शन हुआ है, तो जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कैपिटल फ्लोज जो है वो रिवाइव हो सकते हैं इमर्जिंग मार्केट्स के अंदर। इन्वेस्टमेंट है वो बेसिकली यूएस से डेवलपिंग इकोनॉमीज़ है, इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमीज़ है, वहाँ आ सकता है, ऐसा मानना है एक्सपर्ट्स का। और इंडिया जो है वहाँ पर भी बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा इंक्रीज़ हमें देखने के लिए मिल सकता है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं, एफपीआईज़ हैं, उनके इनफ्लोज जो बेसिकली यहाँ इंक्रीज़ हो सकते हैं, स्पेशली इन दी जो डेट मार्केट्स हैं उसके अंदर। तो ये एक अच्छी बात है डेवलपिंग इकोनॉमीज़ के लिए। दोस्तों, बात करेंगे अगली खबर की। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट से पूछा है कि एक्सप्लेन करिए अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस में डिले क्यों हो रहा है। तो एक बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, बेंच का कहना है कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम है इसको एज अ सर्च कमेटी ट्रीट नहीं किया जा सकता है कि जिसके रीआइट्रेशंस हैं वो इग्नोर कर दिए जाएं या फिर एक्सेप्ट कर दिए जाएं गवर्नमेंट के डिस्क्रिशन पे। बेसिकली कोर्ट ने स्टेटस मांगा है जितने भी पेंडिंग नेम्स हैं उनके ऊपर विद इन अ वीक। 3 जज की ये बेंच हेड कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़। कोर्ट ये जानना चाहती है कि क्या रीजंस हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम्स ने नेम भेजे हैं फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, उनके ऊपर अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है गवर्नमेंट ने उनके अपॉइंटमेंट की रिगार्डिंग। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे नेम्स हैं जिनको रीआइट्रेशन किए हुए बहुत सारे मंथ्स हो गए हैं। तो इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी मांगी है गवर्नमेंट से। जो सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम होता है, बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट सेकंड जजेस केस से आया था, और कॉलेजियम अगर किसी नाम को रीआइट्रेट कर रहा है तो दैट मस्ट बी क्लियर्ड। मतलब जुडिशियल अपॉइंटमेंट के लिए ये एक मतलब कन्वेंशन इस तरीके से बना हुआ है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम किसी जज का नाम रीआइट्रेट करता है, सेंड करता है फॉर द अपॉइंटमेंट, वो जनरली एक्सेप्ट होता है गवर्नमेंट के द्वारा और उनका अपॉइंटमेंट किया जाता है। और दिसंबर 2022 के एक ऑर्डर के हिसाब से कोर्ट ने ऐसा ऑब्जर्व किया था कि इग्नोर करना या फिर नाम को रिटर्न कर देना जो कॉलेजियम ने प्रपोज किया है, दैट इज अमाउंटिंग टू ब्रीच ऑफ द सेकंड जजेस केस। और 1993 के अंदर ये सेकंड जजेस केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था, उसी के बेसिस पे कॉलेजियम सिस्टम ऑफ जुडिशियल अपॉइंटमेंट प्रैक्टिस में आया था। तो आज के न्यूज़पेपर एनालिसिस में इतना ही। प्लीज़ लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लिए चैनल। आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करेगा रेगुलर वीडियोस बनाने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।